अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। एक तरफ तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जतन कर रही है, गो कि इस हवाले से उसको काफी जद्दोजहद करना पड़ रही है। बजाय पीटीआई की सियासी पोजीशन इस वक्त ज्यादा मुस्तहकम नहीं है। इस एतबार से देखा जाए तो हुकूमत कंफर्ट जोन में दिखाई देती है और अब IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया है, जिसके बाद माशी महाज से भी उस पर दबाव कुछ कम हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुकूमत कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के हवाले से नफसियाती दबाव महसूस कर रही है और शायद यही वजह है कि हुकूमत एक बार फिर पीटीआई से मुसालहत का इंदिया भी दे रही है। और हुकूमत की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल बिलावल भुट्टो की उस बयान के बाद दिया गया, जिसमें बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो फिर से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए और तहरीक इंसाफ को भी इस इजलास में बिलावल भुट्टो ने क्या गुफ्तगू की थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती इश्यूज को, अपने जाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। हम अपील करते हैं वजीर आजम से, फिर से 1 महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें, ये दूसरी सियासी जमातें से एंगेज करें, तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत और तहरीक इंसाफ में सालिसी की पेशकश भी की, जिसको हुकूमत ने बगैर किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया, जो इस बात का पता देता है कि शायद हुकूमत फिर से तहरीक इंसाफ को इंगेज करना चाहती है। यहाँ तक कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो पीटीआई को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कामयाब होते तो अच्छा होगा। अब यह बात दुरुस्त है कि अगर तहरीक इंसाफ फिर से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करती है तो मुमकिन तौर पर इदारों के साथ इसके ताल्लुकात में किसी हद तक बेहतरी आ जाए और तहरीक इंसाफ भी मज़ामत की सियासत में मौजूद हिद्दत को कम कर दे, ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो सके और हुकूमत को भी अपने उमूर की अंजामदही में कोई रुकावट या दबाव का सामना ना करना पड़े। शायद यही वजह है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के लिए लचक का मुजाहरा कर रही है। इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि हुकूमत मुमकिन तौर पर यह जाहिर करना चाहती हो कि वो पीटीआई से दूरियां मिटाने को तैयार है। यह भी मुमकिन है कि हुकूमत ने ये पता फेंका है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर कौमी सलामती कमेटी के इजलास से इनकार करे और पीटीआई एक बार फिर एक्सपोज हो और हुकूमत ये बयानियां बना सके कि पीटीआई का मकसद जोड़ना नहीं बल्कि तोड़ना है। शायद इन वजूहात की बिना पर हुकूमत तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाना चाहती है। शायद यही वजह है कि राना सनाउल्लाह ये तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत को बानी पीटीआई को जेल में रखने के हक में नहीं है, लेकिन बानी पीटीआई खुद जेल से बाहर आना नहीं चाहते हैं। राना सनाउल्लाह इस हवाले से क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। अब राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि बानी पीटीआई इदारों से मफाहमत करे, खास तौर पर पाक फौज की जानिब से जो मुतालबा है कि 9 मई पर माफ़ी मांगी जाए। अगर पीटीआई इस पर माफ़ी मांगती है तो फिर इदारों और तहरीक इंसाफ में उलझने ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 9 मई पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है, जैसे ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल तहरीक इंसाफ इदारों से कशीदगी कम करने को तैयार नहीं है और वो अपनी मज़ामत को जारी रखेगी। यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो अपनी रविश पर चल रही है और दूसरी तरफ हुकूमत है कि बावजूद इसके कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो हुकूमत के लिए बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पा रही है, कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस नहीं बना पा रही है, वो अंदरूनी खलफिशार का शिकार भी है, अंदरूनी तौर पर तकसीम भी बहुत ज़्यादा है। उधर इकोनॉमिक डोमेन में, इकोनॉमिक फ्रंट पे हुकूमत को अच्छी खबर IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से भी मिली है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल किए बगैर या बानी पीटीआई का मसला हल किए बगैर मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। हुकूमत इस हवाले से कहाँ खड़ी है, हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, स्टांस क्या है। बिलावल भुट्टो ने तो मुसालियत की पेशकश की है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो फ्रंट से लीड कर रही है, जो असल में स्टीयरिंग व्हील पर बैठी हुई है, वहाँ से ये आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफत और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बिलावल साहब ने मुसालियत की जो है वो पेशकश की और कहा कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आना चाहिए और ये इजलास फिर से होना चाहिए, वज़ीर आज़म साहब से कहेंगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर वो लाने में कामयाब हो जाते हैं पीटीआई को तो बिस्मिल्लाह ले आए। मसालियत की बातें पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल साहब कर रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, नवाज शरीफ साहब जाहिर है वो बड़े हैं, सबसे ज़्यादा सीजनड है, सीनियर है इस वक्त, वो मसालियत के लिए कोई किरदार अदा करने को तैयार क्यों नहीं है? ये इतना साइलेंस क्यों है उस तरफ?
नहीं, बहुत शुक्रिया जी। एक तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है कि बड़े मियाँ साहब जो है वो किसी किस्म की मसालियत का किरदार अदा करने को तैयार नहीं या मसालियत का किरदार अदा नहीं कर रहे। मुझ समेत हुकूमत में जितने भी अफराद हैं, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, चाहे आप सबसे नीचे जो सियासी ओहदा वो कौंसलर का होता है वो हैं, वो सब अल्लाह के बाद अगर इस जगह बैठे हुए हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से बैठे हुए हैं, और मियाँ नवाज शरीफ की बसीरत और उन्हीं की फ़हम फ़रासत के मुताबिक हम सब लोग चल रहे हैं। और अगर हमारी हुकूमत बार बार रिकन्सिलेशन की बात करती है, अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात करती है, कौमी यकजहती की बात करती है, कौमी इत्तेहाद की बात करती है, तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही इंस्ट्रक्शंस हैं और उन्हीं के ही वीएन के मुताबिक ये सारे काम हो रहे होते हैं। अब जहाँ तक आपने बात की कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ऑफ़र की, तो हमारी हुकूमत के अगर सीनियर वज़रा ने, पहले राना सनाउल्लाह खान साहब ने, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर उसको वेलकम किया है और कहा है कि वो रिकन्सिलेशन कराएं, तो ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से ही, उन्हीं के वीएन और उन्हीं की ही इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक है। तो ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या खामोश हैं या पीछे बैठे हुए हैं, वो ज़ाहिर है वो एक पार्टी के सदर हैं, पार्टी के कायद हैं। जितने भी लोग इलेक्शन जीतते हैं, टिकट लेते हैं, वोट लेते हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ की वजह से ही कामयाब होते हैं। तो मियाँ साहब ने अब खुद एक फ़ैसला किया कि उन्होंने पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा को आजमाने का फ़ैसला किया, उन्हें पंजाब का वज़ीर आला बनाया। मरकज़ में उन्होंने अपने भाई मियाँ शहबाज शरीफ को कहा कि आप परफॉर्म करें। तो इन दोनों की वो सरपरस्ती कर रहे हैं और हर फैसले से पहले हम उनकी मंजूरी लेते हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बगैर तो हमारी हुकूमत में पत्ता भी नहीं हिल सकता। नहीं, लेकिन देखिए ना, हम बहुत ज़्यादा बात सुनते, शोर सुनते सियासी अदम इस्तेहकाम का, और जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को, जो कि हुकूमत के अपने लिए भी बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं है, इसको स्टेबिलिटी में तब्दील करने के लिए मियाँ साहब प्रैक्टिकली अपना रोल प्ले कर सकते हैं, यानी खुद मैदान में। देखें ना, वो पार्लियामेंटेरियन भी है, मेंबर नेशनल असेंबली तो है, जाहिर है वज़ीर आज़म नहीं है, चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं। मैं आपको कुछ बातों कुछ बातों का, चूँकि मैं गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ। एक तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा सियासी जमूद तोड़ा है, सियासत में इस्तेहकाम लाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। 2013 में भी जब वो वज़ीर आज़म बने तो उस वक्त बानी तहरीक इंसाफ के पास खुद गए, और उसके बाद आपने देखा कि जो एक कोशिश होती है एक स्टेट्समैन की, वो उन्होंने की। अब जब कि वो वज़ीर आज़म नहीं है, आपने सही कहा कि वो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पार्टी के सदर हैं, तो आपके इल्म में होगा कि PMLN ने मुज़ाकरात की एक पेशकश की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे। उस मुज़ाकरात के कई दौर भी हुए, वो सारे मियाँ नवाज शरीफ साहब का वीएन था, और वो सारे अदवार जितने भी मुज़ाकरात किए हुए से मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंजूरी हासिल थी। ये और बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मैं ना मानूं वाली पॉलिसी पर चलती है और हर मामले में रखना डालकर भाग जाती है। अदरवाइज़ राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सदीकी साहब तहरीक इंसाफ को जो एक मेज़ पर बिठा रहे थे और तहरीक इंसाफ से कहते थे कि आपने सियासी लोगों से डायलॉग करनी है, तो इसको मियाँ नवाज शरीफ साहब की इंडोर्समेंट हासिल थी। अब आप ये देखें कि स्पीकर नेशनल असम्बली वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से वो स्पीकर बने हैं। उन्होंने अगर नेशनल असम्बली की सब कमेटी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की है उसका इजलास बुलाया, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंजूरी से ही बुलाया, और उस वक्त बातें शुरू कर दी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उसमें मौजूद नहीं है। भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म बनाया, तो मियाँ साहब की एक आदत है कि वो पावर डेलीगेट करते हैं। नीचे अपने जो उनकी टीम होती है उनको वो कहते हैं कि आप बाख्तियार बने, मियाँ साहब ने कहा कि चूँकि वज़ीर आज़म नहीं डिसाइडेड, देखें सियासतदान का जो है वो कोई चीज़ हतमी नहीं होती, वो बैटिंग ऑर्डर चेंज होता रहता है। लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म उस मीटिंग में बैठे हुए थे, तो मियाँ साहब ने उन्हें पूरा अख्तियार दिया कि जी आप बैठे, फैसला करें, और उसके बाद हतमी फैसले से पहले मेरी मंजूरी ले लें। बाकी मियाँ साहब किंग ही हैं जी, और वो जब चाहे किंग मेकर हो जाए, जब चाहे किंग हो जाए। सियासत में ये चलता रहता है। मियाँ साहब का एक स्टाइल है पॉलिटिक्स का। मैं इसको लेट मी कंप्लीट, बस मैं 30 सेकंड। मियाँ साहब का पॉलिटिक्स का स्टाइल है। मियाँ साहब ने पहले दिन से कहा था, मैं लंदन में उनसे मिला, उन्होंने कहा अगर अवाम ने मैंडेट दिया और हमारी जो है सादा अक्सरियत हुई और बैसाखियों के सहारे हुकूमत ना हुई, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आज़म बनते। लेकिन जाहिर है जब एलाइज आए, बाकी चीज़ें आई, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद से एक फैसला किया, और उसके बाद पार्टी ज़ाहिर हुकूमत में है, परफॉर्म भी कर रही है। तो इस हवाले से कहना कि वो शायद पीछे चले गए हैं या खामोश हो गए हैं, मुनासिब नहीं है। हालात व वाक़ियात जिस तरीके का ज़ाहिर फैसला कर रहे हैं उसको मियाँ साहब ने कबूल किया है, और अल्लाह खैर करेगा। पार्टी परफॉर्म करे, पार्टी परफॉर्म करे, पार्टी परफॉर्म करेगी, और अल्लाह ने चाहा तो पार्टी को अल्लाह ताला ने आइंदा इलेक्शन में अगर ज़्यादा सीटें दी और सिंपल मेजोरिटी दी, तो हमारे जो टॉप से लीड वो मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं करना है। ठीक, अच्छा, अभी तो रियलिटी ये है ना कि बैसाखियों के सहारे शहबाज साहब को मियाँ साहब ने छोड़ दिया कि अगर ना बैसाखियाँ होती तो मियाँ साहब खुद लीड कर रहे होते। लेकिन अब क्या कीजिए, बारकैफ बैसाखियाँ तो है, प्रॉब्लम तो है। अब जाहिर है उस तरीके से कोई थम्पिंग मेजॉरिटी तो PMLN को नहीं मिली।
अब हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात करते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, रिहाई मिल सकती है अगर 9 मई पे माफ़ी मांग लें। फिर अब उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब असल में बाहर आना नहीं चाहते, 2030 का कहा, 2030 तक लगता है बाहर नहीं आएंगे वो, तो ये उन पे छोड़ रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर है। लेकिन तो हुकूमत तो किसी भी वक्त वो हुकूमत चाहती है इमरान खान साहब को। क्या हुकूमत के यहाँ ये फीलिंग है, ये सेंस पाई जाती है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाल लिया जाए या रिहाई होनी चाहिए खान साहब की? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्टी के पंजाब के सदर हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुशीर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं और उनकी राय बहरहाल मुकद्दम है। लेकिन ज़ाहिर है मुझ समेत तमाम पार्टी के लोग उनकी हर बात पार्टी पॉलिसी नहीं होती, ज़ाती राय भी दे देते हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी भी मुल्ज़िम मुजरिम जिसे अदालतों सज़ा दें, जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लूट कर उसने 160 बिलियन का 190 मिलियन पाउंड का टीका लगाया हो और उसके अलावा उसने तोशा खाने के अंदर जो करप्शंस की, तो हुकूमत तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि उसको हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दें या उसके लिए कोई कानून चेंज कर दें या उसके लिए हम कोई ऐसे हालात पैदा कर दें कि वो रिहा हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि राना सनाउल्लाह साहब ज़रा सियासी बात करते हैं और ज़रा सियासी बात के बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर तहरीक इंसाफ के बानी तहे दिल से, जो राना साहब ने कहा, सबके दिल से माफ़ी मांग लें, तो उस माफ़ी के बाद भी उन्हें जो रिलीफ मिलना है वो अदालतों से मिलना है, वो हुकूमत से नहीं मिलना। ये गलत एक परसेप्शन आप समेत जितने भी हमारे भाई एंकर्स हैं, मुझे बताएं कि हुकूमत किस अहकामात के तहत एक मुजरिम जो है, जो कि सज़ा याफ्ता इस वक्त जेल में कैद है, कौन सा एक यही ऐसा सवाल कानून तो है हम आपसे पूछ रहे हैं जी आपको हम रिहा करते हैं? यही सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं हाँ, कि वो कौन सा ऐसा कानून है? राना सनाउल्लाह साहब के माफी मांगो छोड़ देंगे। हाँ, और फिर उन्होंने ये रीट्रेट किया ना सर, रीट्रेट किया, उन्होंने दोहराया, उन्होंने कहा जी खुद बाहर नहीं आना चाहते, हम तो चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं माफी मांगो, बाहर आ जाओ, आना नहीं चाहते। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की उसको मैं बहुत अहमियत और बड़ा वज़न देता हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ मेरा ज़रा अपना एक नुक्ता नज़र है। तो मैं पाकिस्तान का जो ताज़ीरात पाकिस्तान है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर हुकूमत ने उनकी माफ़ी के बाद, हुकूमत यही कर सकती है कि अपनी प्रोसिक्यूशन जो है वो कमज़ोर करे या प्रोसिक्यूशन केसेस विड्रॉ कर ले, ये एक तरीका है। फिर भी रिहा अदालतों ने करना है। हुकूमत प्रोसिक्यूशन को कह दे कि जी आप अपने केसेस विड्रॉ कर लें और अदालतें कहें नहीं जी इसके अंदर सफिशिएंट ग्राउंड मौजूद हैं, केस आप विड्रॉ गलत कर रहे हैं, हम इस केस को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए, इमरान खान को अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं, वो अदालतों से एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसको जो भी रिलीफ मिलेगा वो अदालतों के थ्रू मिलेगा। हुकूमत उसमें ज़ाहिर है अगर कोई सियासी फ़ैसला हमारी पार्टी के सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है वो करेंगे, तो उसके बाद हुकूमत यही कर सकती है कि जो प्रोसिक्यूशन एंड के ऊपर जो थोड़ा बहुत रिलीफ है, जो कि अभी तक ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई पेपर के ऊपर कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन ज़ाहिर राना साहब ने एक बात की, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक आप हम सबको क्लियर होना चाहिए कि उन्हें अदालतों ने सज़ाएँ दी हैं और उनको रिलीफ जो है वो अदालतों से ही मिल सकता है, हुकूमत वो रिलीफ नहीं दे सकती। लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त है कि हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात हल हो जाएं और एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ये हो, क्योंकि हुकूमत भी इस मखमसे में तो है कि जब तक बानी पीटीआई से या पीटीआई से कोई बात नहीं होगी तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी साहिब बात की। एक तो बात है कि PMLN की हुकूमत, क्या कोई भी हुकूमत हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि अपोजिशन से उसके एक मिसाली ताल्लुकात हों और अपोजिशन का प्रेशर उस पर कम से कम हो। और चूँकि आपको पता है कि हमारी मईशत जो है जो कमज़ोर हो गई थी, हम उसको अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका मुआशी इस्तेहकाम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सियासी इस्तेहकाम से, और सियासी इस्तेहकाम आपका जुड़ा होता है आपकी अपोजिशन जमातों की सपोर्ट के साथ। तो हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, हमारी भी ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन के साथ हमारे एक मिसाली ताल्लुकात हों, हम एक पेज पर बैठें, असम्बली बिज़नेस के अंदर अपना रोल प्ले करें, ट्रेजरी बेंचेज जो हैं और अपोजिशन की जो बेंचेज़ हैं आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ही यही है कि जलाओ घिराओ, आप मारो और मारो की पॉलिसी, और अपने जो मुखालिफ हैं उनके ख़िलाफ़ जहर उगलना, ऐसी ज़बान का इस्तेमाल करना, ऐसी तलखी पैदा कर देना कि बंदा आपके साथ सलाम करने से चला जाए। तो मैं ये समझता हूँ जिस बानी तहरीक इंसाफ को मैं जानता हूँ, उसके होते हुए कभी वो किसी बड़ी सियासी जमात के साथ एक मेज़ पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसने एक बदतमीज़ी के कल्चर को परवान चढ़ाया है। उसकी ट्रेनिंग ही उसने ये दी है अपने वोटर सपोर्टर को कि मैंने लड़ना है, कपड़े फाड़ने हैं, मैंने सफ़ेद कपड़ों के ऊपर स्याही फेंकनी है, इज़्ज़तदार आदमी को गाली निकालनी है। ये इसको उसने नाम दिया, मैं स्टेटस को जो है वो चैलेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात के अंदर ज़ाहिर है डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम तो वेलकम करेंगे, जब वो चाहें बैठना हम उनके साथ बैठेंगे भी, उनके लेकिन मौजूदा हालात में लगता नहीं है, मौजूदा हालात में लगता नहीं है। हाँ नहीं, वो ज़ाहिर हकीकत तो बतानी है
वो देखें, वो कहते हैं कि नमाज ना पढ़ो, ये लिखा हुआ है कुरान पाक में, लेकिन आगे लिखा हुआ है अगर नशे की हालत में हो। तो मकसद है कि हम बैठना तो चाहते हैं इनके साथ, और इनकी लीडरशिप भी हमारे साथ बैठना चाहती है जो असेंबली में है, लेकिन वो बेचारी बेबस है। उनको पीछे से डिक्टेशन देते हैं, जेल में बुलाकर गालियां देते हैं, कहते हैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दो, गंडापुर वो कहते हैं कि तुम असला समेत, नफरी समेत प्राइवेट लोगों के साथ जाओ, वहाँ फायरिंग करो। एक सूबे की पूरी वजारत आला, उसकी पूरी मशीनरी, पूरे वसाइल मरकज़ पे चढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। IMF को एक सूबे का वज़ीर ख़जाना ख़त लिख देते हैं कि भाई हमारे मुल्क को कर्जा नहीं देना। इस तरह की चीज़ें कभी होती हैं? मरकज़ कह रहे हैं कि अफ़गानियों को हमने निकालना है, वो 35-40 लाख लोग उस मुल्क के शहरी हैं जिस मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, और उस सूबे का वज़ीर आला कह रहे हैं, वो बानी तहरीक इंसाफ की इंस्ट्रक्शंस पर ही, कि आप इन्हें कुएं में फेंक देंगे, इनको आप जो है खाई में फेंक देंगे। वजह क्या है? सिर्फ ये कि वो 40 लाख के ट्वीट्स हमें रीट्वीट मिल जाएं, वो टिकटॉक पे हमारी वीडियो लाइक कर दें, वो फेसबुक के ऊपर हमें लाइक दे दें। बस इस वजह से आप पूरी कौम का जो नेशनल स्टेक है वो आप जो है ऑन स्टेक लगाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करते हैं। ये तो फैक्चुअल बातें तो हैं, लेकिन अगर वो तौबा तैफ होकर आना चाहें तो हम वेलकम करेंगे। अच्छा, लास्टली अब ये जो गुफ्तगू आप करते हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उस दिन की, ख़ास तौर पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उसको PTI से, और फिर ये तलखी बढ़ती है। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है हुजूर, ये डेमोक्रेसी की आपने बात की, डेमोक्रेटिक फोर्सेस की बात की, ज़ाहिर इनको मजबूत होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए। एट द सेम टाइम कल शहबाज साहब ने जो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है उसका क्रेडिट एक बार फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दिया। ज़ाहिर है वो बार बार ये बात करते हैं, हर चीज़ का क्रेडिट चीफ। आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली जो आज सेटअप मौजूद है या मामलात हैं उससे डेमोक्रेटिक फोर्सेस वीक हो रही हैं, वो कमज़ोर पड़ रही हैं, वो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं हो रही? जी बहुत शुक्रिया, आप मेरे भाई हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, क्योंकि मैं उस कैबिनेट मीटिंग में बैठा हुआ था। प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तो वो सारा क्रेडिट उस काबीना के तमाम अरकान को दिया, उन अपने फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, SAPM सबको दिया कि ये मेरे अकेले की नहीं, जॉइंट टीम एफर्ट है कि हमने IMF के साथ ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट किया, इससे पहले वाला एग्रीमेंट हमने रीन्यू किया, IMF का हमने एतमाद बहाल किया, बहुत सारी उन्होंने बातें की, और उसमें उन्होंने आर्मी चीफ का जिक्र भी किया कि अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो ये सारी चीज़ें मुमकिन नहीं थी। ज़ाहिर है आपको पैसों की ज़रूरत थी, आपके अकाउंट्स के अंदर वो ज़ाहिर है आपने अपने रिजर्व्स शो करने थे, जिसके लिए आपने गल्फ़ में हमारा ब्रदर मुल्क सऊदी अरेबिया है, UAE है, चाइना है, उसमें ज़ाहिर है अगर आपका एक इदारा जो है वो एक उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है तो उसके सरबराह का उन्होंने जिक्र किया, और उसमें साथ उन्होंने डेमोक्रेटिक जितने भी उनकी काबीना के 55 के करीब जो अरकान वहाँ बैठे हुए थे सबका उन्होंने जिक्र किया और सबको अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा कि ये एफर्ट जो है मेरे अकेले की नहीं है, मैं एक कप्तान हूँ और मेरे साथ 11 खिलाड़ी हैं, बल्कि 11 नहीं, उन्होंने कहा 12 खिलाड़ी आप समझ लें। उन्होंने कहा अगर ये 11-12 खिलाड़ी ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये उन्होंने अपनी मेहनत, मैं समझता हूँ कि सारा एक बंदे का क्रेडिट है। अगर IMF का आपका पैकेज बहाल हुआ था, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब अगर पेरिस ना जाते, MD IMF के साथ ना बैठते, तो उसका नाम यह शहबाज शरीफ है। उस एक बंदे की उस एफर्ट की वजह से IMF का पैकेज बहाल हुआ, IMF का एतमाद बहाल हुआ, IMF के टारगेट्स आपने अचीव किए। लेकिन उसका बड़ापन है कि वो अपनी टीम को क्रेडिट दे रहा है, अपने आर्मी चीफ को क्रेडिट दे रहा है। तो इसको इस तरीके से जोड़ना कि शायद वो एक साइड को क्रेडिट दे रहे हैं और डेमोक्रेटिक फोर्सेस साइड पे हो रही हैं। शहबाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैलेंस से चल रहे हैं चीज़ों को लेकर। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट मुल्क है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पर आप मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की आप ज़ाहिर है उनकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। तो PM को इस बात का बखूबी एहसास है कि हमारी फोर्सेस किन किन महाजों पे लड़ रही हैं और कितनी अहम है, एक न्यूक्लियर स्टेट है। तो उस हवाले से वो ज़ाहिर है अपनी अस्करी साइड को भी और अपनी सियासी साइड को भी बैलेंस लेकर चलते हैं। ज़ाहिर है आज आपकी मजबूरी होगी, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लिखते भी रहे हैं, बतौर सहाफ़ी भी जो है वो ज़ाहिर है इसके ऊपर सब कुछ होता रहा है। लेकिन मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेरा जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन शायद आप समझे होंगे कि आज जितनी ज़रूरत है डेमोक्रेटिक फोर्सेस को मजबूत होने की, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन होने की, शायद पहले नहीं थी। जी आपकी बात बहुत बिल्कुल ठीक है। मैं ऑन एयर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, मेरे कई दर्जन कॉलम्स आज भी पड़े हुए होंगे वेबसाइट्स पर। हमेशा मैंने सिविल एंड बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा मामला क्या है, जब से आपकी ये तहरीक इंसाफ सिस्टम के अंदर दाखिल हुई, अगर हम डेमोक्रेसी की मजबूती को मुसल्लह अफवाज की कमज़ोरी से जोड़ दें या उनको दीवार से लगाने से जोड़ दें, वो मुनासिब नहीं। उनकी अपनी हदूद व क़यूद हैं, जमहूरियत के जमहूरी इदारों की अपनी हदूद व क़यूद हैं। जमहूरी इदारों को मजबूत होना चाहिए, पनपना चाहिए। यही जमहूरी फोर्सेस ही आपकी मुसल्लह अफवाज के हर तरह के ऑपरेशन का
कोई भी बैगेज हो, कोई प्रेशर हो, बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं, क्योंकि आगे आपकी सियासी कुव्वतें होती हैं, पीछे आपकी मिलिट्री फोर्सेज होती हैं। तो अगर आपके सियासतदान मजबूत होंगे तो मिलिट्री मजबूत होगी, लेकिन कोई एक फरीक भी दूसरे को कमजोर करे वो मुनासिब नहीं। ठीक है हुज़ैफर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वॉच आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉट फॉर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर ममलिकत बराए कौमी सकाफ़त व फ़िरसा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फैसल चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। तहरीक इंसाफ को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुस्तकिल मिजाजी से कोई भी सियासी लायामल बनाने में बज़ाहिर अब तक कामयाब नहीं हो सकी है। वो अपनी सियासी सब्त का तयन भी नहीं कर सकी। कभी वो एहतजाज की बात करती है, कभी तहरीक चलाने पर गौर करती है, और सबसे बढ़कर पार्टी के अंदर कशीदगी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है जिसकी वजह से वो कोई ठोस और मरबूत हिकमत अमली बनाने से कासर नजर आ रही है। और इससे भी बढ़कर तहरीक इंसाफ पर यह तनकीद भी हो रही है कि अपनी हिकमत अमली टाइमिंग के हिसाब से तरतीब नहीं देती। जैसा कि अभी रिसेंटली जुनैद अकबर साहब ये इंदिया दे रहे हैं कि या तो वो ईद के बाद इस्लामाबाद की जाने मार्च करेंगे या फिर ईद उल फितर के तीनों दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा। सबसे पहले जुनैद अकबर साहब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक रखता है। अब ये ऐलान भी इंतहाई अनप्रिपेयर्ड, अनप्लान्ड और उजलत में दिया हुआ लगता है। शायद उनकी फ्रस्ट्रेशन भी है कि कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस तो बन नहीं पा रहा है, जिसके बाद ईद के बाद कोई दमादम मस्त कलंदर का इंदिया पीटीआई दे रही थी, लेकिन जो अंदरूनी तौर पर तकसीम है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी जुनैद अकबर साहब का स्टेटमेंट हमने सुनवाया, उसमें वो ये कहते हैं कि ईद के तीनों दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज होगा। ये एहतजाज करेगा कौन, आएगा कौन ईद के तीनों दिन, और ये खान साहब से इजहार यकजहती का ये जो तरीका है या ये अंदाज है, यू एग्री विद दिस? देखिए, बात ये है कि जुनैद अकबर हो या आलिया हमजा हो, वो तो क्योंकि मुतहरिक वर्कर हैं वो ये चाहते हैं, लेकिन 4 अक्टूबर और 26 नवंबर में बहुत सारी जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं आ सकी। अडयाला के बाद कैंप लगाना एक तजवीज़ तो हो सकती है, लेकिन क्या इसको अमली जामा पहनाया जा सकेगा, मेरा ख्याल में मौजूदा हालात में ये पॉसिबल नहीं है। जब आप खुद ही अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अडयाला के बाहर आप मीडिया टॉक नहीं करेंगे, तो फिर एहतजाजी कैंप लगाना तो उससे बहुत आगे की बात है। तो ये बातें जो हैं ये सियासी तौर पे वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन इसको क्या अमली तौर पे ये क्या हो सकता है, और दूसरा क्या इसको मुतहदा अपोजिशन की को टेसिट अप्रूवल है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको अपोजिशन के जो अकाबरीन है जो इत्तेहाद बनाना चाहते हैं वो इस फेवर में होंगे, और सोलो फ्लाइट अगर पीटीआई लेगी तो उसका नुकसान होगा। पहले भी 2 दफ़ा इसका नुकसान हुआ है, ये मेरी ज़ाती राय है। ये बड़ा बारीक नुकता है। आपने कहा एक तरफ तो अंडरटेकिंग दे चुके हैं कि अडयाला की प्रेमिसेस में कोई मीडिया टॉक नहीं होगी। अब जब हम पीटीआई से, अभी अबूजर सलमान न्याई साहब कल मौजूद थे, वो कहते नहीं अंडरटेकिंग असल में ये तो अडयाला की प्रेमिसेस तक है ना, बाहर जाके हम जो मर्जी बात करें, उससे दूर जाके जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, किसी टीवी टॉक शो के अंदर जो मर्जी बात करें, तो हमने मौके की नज़ाकत को देखते हुए ये फैसला किया कि अंडरटेकिंग दे देनी चाहिए। देखिए, अबूजर साहब की राय है, लेकिन मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन मसला ये है ना कि फिर बात प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं हुई ना, मीडिया टॉक नहीं हुई, अडयाला के बाहर भी नहीं हुई और राइट लेफ्ट पे भी नहीं हुई। तो सारी सूरत हाल को भी तो आपने मद्देनजर रखना है। सारे जो सूरत हाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का नैरेटिव बाहर नहीं आ रहा। वो अलीमा बीबी की भी मुलाकात नहीं हुई, जो एक SOP है जो कि हमारे वर्कर्स सुनना चाहते हैं, वो तो इमरान खान साहब का पैगाम सुनना चाहते हैं ना जी। मेरी या अबूजर साहब की या दूसरों की तो कुछ शक्ल से उनको दिलचस्पी कोई नहीं है। अगर हम इमरान खान साहब की बात करेंगे तो लोग सुनेंगे, और आई बॉल भी आपके लोग आपसे के प्रोग्राम भी उसी तरह से चले जाएंगे, अदरवाइज तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। तो ये फैसल चौधरी साहब, ये इतना मैस, इतना ये फस और क्योस क्यों है? मतलब ये क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि बानी पीटीआई की रिहाई में खुद संजीदा नहीं है लोग, खास इन पर्टिकुलर लीगल टीम भी संजीदा नहीं है? नहीं, देखिए, लीगल टीम तो जो कर सकती है वो करे ना, वो तो वही कर सकती है ना, अदालत में मुकदमे लड़ सकती है, वो कोई गन लेके मोर्चाबंदी तो कर नहीं सकते। बात तो है कि सियासी हिकमत अमली की जो है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ना अपोजिशन हो रही है अवान के अंदर, ना अवान के बाहर सियासत हो रही है। तो ये सियासी जो हमारा हिकमत अमली है या लाएअमल है वो एब्सेंस है, और वर्कर जो है वही देखना चाहता है, क्योंकि वर्कर के नज़दीक या पीटीआई की जो सारी ख्वाहिश है वो तो इमरान खान के जो बाहर आना है वो तो एक ही नुक्ते पे मरकूज है। इसके अलावा तो वर्कर जो है कोई और बात सुनने को तैयार नहीं है। और आज़म स्वाति साहब का बयान भी आपने सुना इस तनाजुर में, बड़ा अहम बयान था। तो ये बात अब सियासी जो लाएअमल है उसका जल्दी ऐलान करना पड़ेगा ईद के बाद, क्योंकि फिर वर्कर जो है वो डिसग्रंटल हो रहे हैं, और मौजूदा लीडरशिप से पहले भी जो है वो अपना मामला वो नहीं आ सके,
और अभी भी उनकी जो एहतजाज वाली हिकमत अमली है मौजूदा लीडरशिप के साथ, वो कामयाब नहीं होगी। हाँ, आलिया हमदा और जुनैद अकबर खान के साथ लोग जो है, वर्कर जो है, कनेक्ट करते हैं, और लेकिन क्या वो फिर अपोजिशन की डेसेट अप्रूवल के साथ के बगैर होगा, नहीं होगा, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। ये बात आपकी दुरुस्त है। वो सियासी लोग हैं ना, जिन दो लोगों का नाम आपने लिया, और ज़ाहिर है सियासी लायमल सियासी लोग ही बनाते हैं, लेकिन क्या कीजिए ना, यहाँ पे तो सियासी लोग पीछे हैं और आगे जो है वो ऐसे लगता है जैसे लीगल विंग है जो लीड कर रहा है। देखिए ना, लीगल विंग का मसला ये होता है ना कि रेहान, वो पॉलिटिक्स को जो है ना बाय द बुक ऑफ लॉ देखना शुरू कर देते हैं। वो पॉलिटिक्स जो है लॉ को फॉलो नहीं करती, लॉ फॉलो करता है पॉलिटिक्स को हमेशा। तो ये जो चीज़ है ये पॉलिटिकल लोगों के हाथ में आएगी तो ये आपको कन्फ्यूजन दूर नजर आती होगी ना। अभी जो है उनका जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी है पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा गिला किया है और कि जी कोऑर्डिनेशन आपकी ठीक नहीं है अपोजिशन जमातों के साथ। तो ये अपोजिशन जो जमात के इत्तेहाद होते हैं ये बड़े नाजुक मामलात होते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो सक रही, और उसी वजह से आप देखें कि इत्तेहाद भी डिलेड है और बाकी मामलात भी डिलेड हैं, जिसका जो बेरिंग होगी वो इमरान खान साहब और उनकी फैमिली भुगतेगी, क्योंकि जेल में तो वो हैं। बाकियों का तो शायद इतना वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्कर्स के लिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। फैसल चौधरी साहब, लास्टली ये बानी पीटीआई का एतमाद लीगल विंग पे ज्यादा है कि पॉलिटिकल लोगों को पीछे किया हुआ है, या फिर उनको मिसगाइड किया जा रहा है? सॉरी सर, आपकी आवाज थोड़ी मैं फैसल मैं ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि बानी पीटीआई का एतमाद इन लोगों पे ज्यादा है जो इस वक्त लीगल फेसेस सामने नजर आ रहे हैं, कि जिनके हाथ में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी आई हुई है, या फिर बानी पीटीआई को मिसगाइड किया जा रहा है? नहीं, देखिए एतमाद तो डेफिनेटली है, तो वो अपने ओहदों पे है ना। अगर एतमाद नहीं होगा तो फिर तो वो मामला नहीं होगा उस तरह से। ठीक, यानी जो हो रहा है बानी पीटीआई के एतमाद के साथ हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हो रहा है। जाहिर है जी, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जो है वो तो फिर ओहदे पे कोई नहीं रह सकेगा। ठीक, तो फिर तो इसका मतलब बानी पीटीआई खुद नहीं चाहते कि उनकी रिहाई हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है ना, इनएबिलिटीज भी होती है ना। हर अच्छा वकील अच्छा सियासतदान हो ये लाजमी तो नहीं। ठीक, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। फैसल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब हमारे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं। आज रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब, यानी मुमकिना लैलतुल क़द्र। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये रात तुलुए फजर तक सरासर सलामती वाली रात है। लैलतुल क़द्र रब से बख्शिश मांगने का बेहतरीन ज़रिया है। इस रात के बाबरकत और अफजल होने का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने इस रात में कुरान नाजिल फरमाया, 1000 माह से अफजल इस रात को बनाया, इस रात में तकदीर के फ़ैसले रखे। यही वजह है कि लैलतुल क़द्र रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों में एक अजीम रात है, जो कि बहुत ही खैर व बरकत वाली है। कुरान पाक ने इसे 1000 महीनों से अफजल और बेहतर बनाया है। 1000 महीने के 83 बरस और 4 माह होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसे इस रात की इबादत नसीब हो जाए और वो ये रात इबादत में गुजार दे। और जो ये रात इबादत में गुजारता है उसका मतलब ये होता है कि उसने 80 साल और 4 माह से ज़ायद अरसा इबादत में गुजार दिया है। इब्न माजा में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रमज़ान आया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो महीना तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कदर व मंजिलत के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से महरूम रहा। मज़ीद फरमाया कि लैलतुल क़द्र की सादत से सिर्फ बदनसीब ही महरूम किया जा सकता है। फिर सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शब कद्र से महरूम हो गया वो पूरी भलाई से महरूम हो गया, और शब कद्र की खैर से वही महरूम होता है जो कामिल महरूम हो। फिर सनन इब्न माजा की एक हदीस है जिस रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा रहा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इज़्ज़त से दुआ है कि माह मुबारक की इस जो कदर की शब है लैलतुल क़द्र, उसमें वो इबादत गुजारी इताअत गुजारी का जो है और उस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।